हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करने वाले हैं और ये बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आप मेरे साथ बने रहो और देखते रहो। सबसे पहले देखो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो ठीक है, इसको मैंने जैसे तैसे बनाया है, थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा होता है नेसल कैविटी, ठीक है, जिसको हम लोग नेसल पैसेज भी बोलते हैं। ये नाक वाला एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेसल पैसेज। तो यहाँ से एयर अंदर आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये बकल कैविटी मीन्स हमारा माउथ, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूँ तो ये पोर्शन जो है यहाँ से अंदर की ओर गया, डेट इज़ आर नेसल कैविटी, और यहाँ से जो गया वो हो गया बकल कैविटी। और ये नेसल कैविटी एंड बकल कैविटी जहाँ पे आके जुड़ता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वो जगह फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स में ये पूरा एरिया आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है नीचे एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स के बारे में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, कि जब हम सांस लेते हैं और जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो फूड पाइप है और हमारा जो विंड पाइप है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। और विंड पाइप जो है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, ये ध्यान में रखना। और विंड पाइप में ही हमारा छोटा सा एक पार्ट लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। अब इसका काम क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर जब हम लोग खाना खाते हैं, चलो तो खाने का जो मॉलिक्यूल है, अब दोनों का पाथ तो सेम है भाई, यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पे आके ये डिफ़र किया, तो अब अगर कोई खाना खाएगा तो अगर ये ढक्कन, इसको हम एक तरह से ढक्कन भी कर सकते हैं, तो अगर ये ढक्कन जो है वो नहीं लगा रहा तो वो खाना हमारे नाक वाले गले में चल जाएगा, नाक वाला गला बोल रहा हूँ, वो हमारे ट्रैकिया में चला जाएगा। और जब ट्रैकिया में चला जाएगा तो वो इसके अंदर से फंस जाएगा और फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जब हम खाना खाते हैं, जब हम कोई भी फूड का पार्टिकल अंदर निगलते हैं, उस समय ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इस ट्रैकिया को ढक देता है, बंद कर देता है, जिससे कि कोई भी फूड का मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैकिया में ना जाए, ठीक है, वो आराम से फूड पाइप से निकल जाए। और जब फूड पाइप से खाना चला जाता है तो वो ऐसे खुल जाता है, ठीक है। इसलिए याद आप समझना, कभी भी यूज़ करना, नहीं तो आप कभी भी ये नोटिस करना कि जब भी आप किसी की यादों में खोए रहते हो ना, या फिर कुछ भी कर रहे होते हो और उस समय आपका माइंड ना कहीं और कंफ्यूज रहता है, आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आप कर क्या रहे हो, और उस समय क्या कर रहे हो, पानी भी पी रहे हो और क्या कर रहे हो, सांस भी ले रहे हो। तो दोनों अगर एक साथ लोगे, ब्रेन आपका काम ही नहीं कर पाएगा कि उसको करना क्या, एपिग्लोटिस को खोलना है या ढकना है, बंद करना है या क्या करना है। तो इन केस उस समय क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो इस ट्रैकिया में घुस जाता है। और जब ट्रैकिया में घुस जाता है तो हमारा लंग्स का काम क्या है कि अंदर से वो एयर को बाहर की ओर पंपिंग करता है, और जब वो बाहर से पंपिंग करता है तो वो सारा नाक मुँह से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके का कुछ कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और इस लैरिंग्स के पास ही हमारा होता है ये एडम्स एप्पल। आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे जो मेल्स का होता है ना, छोटा सा ऐसा निकला रहता है, तो इस निकले रहने को हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल। ये हमारा लैरिंग्स में ही होता है। उसके नीचे आ जाता है ये दो हमारे बड़े बड़े लंग्स हैं। तो फॉर फैक्ट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी लंग का फिगर बनाना है ना, तो आपको जस्ट इसको उल्टा देखना है। डेट मीन्स आप फिगर ऐसे बना रहे हो, लेकिन आप जब इसको लेफ्ट एंड राइट गिनोगे ना तो कुछ ऐसे गिनोगे। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट लंग, ठीक है। और ये हमारा राइट हैंड, तो ये हमारा हो गया राइट लंग। तो आपका जो राइट लंग होता है ना वो स्मॉलर होता है, ध्यान रखना, और जो आपका लेफ्ट लंग है ना वो थोड़ा सा लार्जर होता है। इससे राइट लंग से लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा लार्जर होता है। आगे चलते हैं। अब आप ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पे हमने नैरिंग्स देखा, और ये लाइन जब नीचे की ओर आएगा तो ये हमारा कहलाएगा ट्रैकिया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विंड पाइप। तो ये ट्रैकिया आपका नीचे की ओर आया। अब आपका माइंड नहीं काम कर रहा होगा कि सर ये गोल गोल रिंग्स टाइप का आपने क्या बना रखा है, ठीक है। तो ये रिंग्स क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो पाइप है ना भाई। आपने कभी देखा है कि कोई बलून में अगर हम एयर भरते हैं तो वो बलून फूल जाता है, ठीक है, लेकिन जब उससे हम सारा एयर निकाल देते हैं तो वो बलून क्या हो जाता है, फिर से पिचक जाता है, ठीक है, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो हमारा ये जो लाइनिंग है वो भी तो एक प्रकार का बलून ही है ना, वो एक प्रकार का पाइप है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो एयर इसमें आया, चलो ठीक है, तब तक तो हमने माना। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इन केस क्या होगा कि ये पूरी तरह से सिकुड़ ना जाए, ये पूरा पिचक ना जाए, इसीलिए यहाँ पे ये रिब केजेस होते हैं, ये हड्डी है, ध्यान रखना। ये कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करके सी शेप्ड होता है, ऐसे करके, ठीक है।
उसके बाद ये नीचे जो ट्रैकिया है ना, वो ट्रैकिया 2 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है, और दोनों भाग को एक साथ में मिला के हम लोग ब्रोंकियाई कहते हैं उसको, ठीक है। ब्रोंकियाई का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, BRONCHI, ब्रोंकियाई, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हम ब्रोंकियाई कहेंगे, और एक एक करके अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ये ब्रोंकस कहलाएगा और इधर वाला एक ब्रोंकस कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रैकिया, ये देखो ये है ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया 2 भाग में बढ़ गया इधर आके, ठीक है। तो ये 2 भाग में जो बढ़ गया, ये जो ब्रांच निकल गया ट्रैकिया का, इन दोनों ब्रांचेस को हम ब्रोंकस एंड ब्रोंकस कहते हैं, और दोनों को एक साथ मिला के बोलना हो तब हम कहेंगे वो ब्रोंकियाई है, ठीक है। अब ये ब्रोंकियाई भी जो है वो आगे जाकर देख लो छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसे ऐसे जितने भी पार्ट्स में ये बटा है ना, इन सारे को हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इन सारे को हम लोग कहेंगे ब्रोंकियोल। अब इस ब्रोंकियोल के लास्ट में छोटे छोटे गोल 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 आप लोग देख रहे होंगे, इस गोल गोल को हम लोग बोलते हैं एल्विलाई, ठीक है। और ये एल्विलाई क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सैक जैसा होता है, बोरा होता है ना वैसा, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख लेना, मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो ये एल्विलाई होता है। उसके नीचे अगर हम आए तो ये हमारा है चेस्ट कैविटी, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम देखें तो ये आपको एक लाइनिंग टाइप का दिख रहा होगा मोटा सा, इसको हम लोग कहते हैं डायफ्रैग्म, ठीक है ना, डायफ्रैग्म कहते हैं। अब होता क्या है, ज़रा ध्यान से समझना कि आखिर ये ब्रीदिंग काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे, चाहे तो हम नेसल कैविटी से बात करें या हम बकल कैविटी से बात करें, एयर हमारे माउथ में, हमारे इस ट्रैकिया तक कहीं से भी पहुंच सकता है। ऐसे ले रहे तो भी, ऐसे ले रहे तो भी। तो इसको बताने से पहले ना एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमें ये क्या कहते हैं इसको, यॉर्निंग यानी जम्हाई क्यों आती है? ध्यान से समझना, इसी के पीछे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब भी कोई भी ऐसी चीज़ जब हम देखते हैं, कोई मान लो बोरिंग सा क्लास चल रहा होगा, और जब ये बोरिंग सा क्लास चल रहा होगा तो उस समय हमें क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। तो क्यों आने लगती है नींद? इसके पीछे का आपने कभी रीज़न सोचा? नहीं ना, मैं बताता हूँ। जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम होता है उस समय हमारा क्या होता है, हमें यॉर्निंग आने लगती है। तो ऑक्सीजन लेवल कम होने का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं से हमें उस ऑक्सीजन लेवल को भरना है। तो ऑक्सीजन लेवल को हम भरेंगे कैसे? सांस लेकर, ठीक है। इसलिए जब हमें गुस्सा भी आता है ना तो सेम यही कंडीशन हमारा अप्लाई होता है। सांस लो, गहरी सांसें लो, इससे क्या होगा, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा, और जब ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा तो वो पूरे ब्लड में अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ, एयर नीचे की ओर आया, ठीक है ना। एपिग्लोटिस क्या किया, आराम से खुल गया, वो इसके अंदर आने दिया। अब यहाँ से जो एयर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये 2 भाग में ऐसे से बढ़ जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, ठीक है। और जाने के बाद ये छोटे छोटे, समझो कि हमारे पूरे के पूरे चेस्ट में जो लंग्स होते हैं, उस पूरे लंग्स में मिलियंस एल्विलाई होते हैं। अब इन एल्विलाई का काम क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनना और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जाना, ठीक है, जो हमारे ब्लड में घुलता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? एल्विलाई में होती है। ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है? एल्विलाई में होती है। अब होता है क्या, जब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा बॉडी जो है वो क्या करता है, इस नेसल कैविटी के थ्रू एयर को लेता है, ठीक है। अब एयर को लेने पर क्या होता है, हमारे एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। तो अब ये ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे बॉडी में आरबीसीज होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। इन रेड ब्लड सेल्स के साथ मिल जाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो डीऑक्सीजिनेटेड आरबीसीज होती हैं उनके साथ O2 मिल जाता है, और उसके बाद रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो रेस्पिरेशन होने के बाद उसमें क्या प्रोडक्ट निकलता है, हमारा CO2, ठीक है। तो उस CO2 को वापस से ये एल्विलाई ले लेता है और फिर यहाँ से बाहर निकाल देता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये ब्रीदिंग का प्रोसेस आखिर होता है क्या, बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ना। तो ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे नाक से हमने एयर लिया, तो वो एयर हमारे नाक से गया ऐसे करके, ये हमारा ट्रैकिया में चला गया, ठीक है। अब इस ट्रैकिया में जाने के बाद ये क्या होता है, धीरे से आकर यहाँ पे इन ब्रोंकिया में बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब ब्रोंकिया में जाने के बाद उसका मेन साइट क्या हुआ, जहाँ पे उसको जाना है वो होता है एल्विलाई,
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्विलाई होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, ठीक है। और एल्विलाई इतने ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से ये क्या करता है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा सरफेस एरिया को कवर करता है। अब जैसे ही वो एयर ब्रोंकियाई तक पहुंचा तो ब्रोंकियाई के लास्ट में क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जो ब्रोंकियाई होते हैं यानी ब्रोंकस जो होता है उसमें और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। और उन ब्रोंकियोल्स के लास्ट में हमारा एल्विलाई होता है, तो वहाँ तक वो पहुँचता है एयर, ठीक है। अब हम जो एयर ले रहे हैं उस एयर में हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया ना, तो अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो आरबीसी जो होता है हमारे ब्लड में, जो डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो वो ऐसे करके पास हो रहा होता है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे होता है, समझ लो ये हमारा एल्विलाई है और यहाँ से ऐसे ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे जैसे कि ये समझ लो आरबीसीज है, ठीक है, ये सारे ऐसे आरबीसीज हैं जो ब्लू कलर के हैं, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, एल्विलाई ऑक्सीजन को इसमें डिफ्यूज़ कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जैसे किया, यहाँ से ऑक्सीजन कंबाइन किया इसके साथ आरबीसी के साथ, यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है और होते होते अब ये तो ऑक्सीजन में बदल गया, अब ये डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बन गया, तो इसके साथ कुछ निकलेगा भी तो ना भाई। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो उस समय हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस क्या आ जाएगा, इसमें चला आएगा, समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन आया और यहाँ से फिर ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल कर ही हमारे माउथ से चला आता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म था, ये आप देख रहे हो, ये बीच में जो स्पेस बचा हुआ है ना, इसमें एक लिक्विड होता है, ध्यान से समझना। ये लिक्विड को हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस लिक्विड का काम क्या होता है कि हमारा हमारा जो लंग्स जो है वो ईजिली फूल सके, कॉन्टैक्ट कर सके, इसके लिए वो उसको मदद करता है, उसको एरिया देता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग इस डायफ्रैग्म के फंक्शन पे कि आखिर इस डायफ्रैग्म का फंक्शन क्या होता है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। देखो अब होता क्या है कि ये मान लो हमने एक क्या लिया, ऐसे बल्ब लिया, बल्ब नहीं मतलब एक छोटा सा हमने क्या किया, ग्लास का जार लिया। ये एक्सपेरिमेंट शायद आपने कभी किया भी होगा, ठीक है, ऐसे करके, और इसका हमने ऊपर से इसका माउथ बंद कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा पाइप लिया और दो पाइप ऐसे करके चलो हमने एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने बलून लगा दिया, ठीक है, और ये पाइप को यहाँ पे हमने खुला छोड़ दिया। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक रबर सकर का यूज़ करोगे। रबर सकर आप देख पा रहे हो ना, फिगर में आपको दिख गया होगा और मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो इसको कहते हैं हम लोग रबर सकर। तो इस तरीके का रबर सकर आप क्या करोगे, यहाँ पे फिक्स कर लोगे। चलो मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, फिक्स कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ये मैंने पकड़ने का इलाका भी बना दिया। तो इसको हमको पकड़ना है ऐसे करके और पकड़ के इसको नीचे खींचना है, फिर ऊपर करना है, नीचे खींचना है, ऊपर करना है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि आखिर इसमें है क्या। तो अब होता क्या है बच्चों कि इसको जब हम नीचे की ओर खींचते हैं, डेफिनेटली जब हमने यहाँ पे इसको नीचे की ओर खींचा तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, वो घट गया। अब यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर अंदर अपने आप आने लगेगा और ये फूल जाएगा, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करके ढकेलेंगे, ऐसे पुश करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और बाहर का प्रेशर जो है वो कम रहेगा। मतलब क्या है, ध्यान से समझो, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, तो बच्चों ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो कोई आपके सामने से एक दरवाजे को ऐसे करके पुश कर रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, ऐसे करके उसको रोक के रखो, दोनों के तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो जो डोर है वो ना तो इधर जाएगा और ना ही वो डोर इधर जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरफ का बच्चा या इस तरफ का बंदा अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, इधर वाला फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो वो फोर्स उतना ही रहा, वो कम नहीं हुआ, लेकिन ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया जिसके वजह से वो कम लगने लगा और वो ऐसे करके उसको उस तरफ पुश कर देगा। तो इन द सिमिलर वे जब इसको हम ऐसे पुश करेंगे ना तो अंदर जो है वो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, यानी जितना भी एयर रहेगा इसमें से वो सारा का सारा एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हमारा लंग्स भी काम करते हैं। ठीक है, कैसे कि ये डायफ्रैगम जब नीचे की ओर आता है तो हमारे चेस्ट में जो प्रेशर है वो घट जाता है। ठीक है, तो जब हमारे चेस्ट का प्रेशर घट गया तो बाहर से एयर जो है वो अंदर की ओर फ्लो होने लगता है। ठीक है, और जब हम इसको ऐसे ऊपर की ओर प्रेस करते हैं, यानी ये ऑटोमेटिक होता है, हमें करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता है। तो ये जब ऊपर की ओर हमने किया, जब ये डायफ्रैगम में ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो अब क्या होगा कि अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर का प्रेशर कम है, तो यहाँ से जितना भी एयर है उसको वो क्या करेगा, प्रेस करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जब अंदर का प्रेशर घट जाता है तब हमारा सांस अंदर आता है, ये लिए। तो जब हम सांस ले रहे हैं दैट मीन्स डायफ्रैगम हमारा नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब डायफ्रैगम ऊपर की ओर है। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब होता क्या है कि कोई भी इंसान अगर स्मोकिंग करता है तो वो किस तरीके से उसको अफेक्ट करता है। सिंपल सी बात है कि कोई अगर स्मोक कर रहा है तो उसमें निकोटीन होता है सिगरेट में, और वो निकोटीन क्या करता है, इस एल्विलाई पे जाके अटैक करता है सीधा। और जब आपका लंग्स का एल्विलाई ही सही से काम नहीं करेगा तो आप सोचो कि वो मेन जगह, वो मेन साइट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन जाकर ब्लड में मिलता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो वापस बाहर निकालता है, वही जगह आपका ख़राब हो जाए। यानी मान लो ये स्टूडियो मेरा जो भी है जहाँ पे बैठ के मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अगर यही ना रहे तो मैं वीडियोस कहाँ से बनाऊँगा। तो ये लोग समझते नहीं है, वो स्मोकिंग किए जाते हैं। तो स्मोकिंग जो होता है वो इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं देता, वो धीरे 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 धीरे, एक बोलते हैं ना साइलेंट किलर, तो उसी तरीके से वो धीरे 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 आपको मारता है। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, एक एक करके मिलियंस ऑफ एल्विलाई है ना, तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे एल्विलाइज की मात्राएं कम होती रहती है, एक एक एल्विलाई आपका ख़राब होते रहता है, वैसे वैसे आपको पता चलने लगता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये कोरोना जो है वो सीधा सीधी एल्विलाई को ब्लॉक कर देता है। इसके अंदर म्यूकस होता है। ठीक है, इस म्यूकस को वो क्या करता है, और ज़्यादा जाम कर देता है, बढ़ा देता है। तो जब म्यूकस का मात्रा बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो सही से हो नहीं पाएंगे, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। इस चीज़ का आप समझ में ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो हमारा काम करता है। चलो बच्चों, एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सीख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो हम ऐसे कर रहे हैं ना, जो भी हमारे लंग्स से एयर निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसके लिए एकदम परफेक्ट सा एग्जांपल क्या होगा, आप क्या करो, ऐसे करके 2 टेस्ट ट्यूब लो। ठीक है, अब 2 टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके ढक दो और यहाँ से एक पाइप लगा दो। ठीक है, अब इस पाइप में आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो लाइम वाटर भर दो। ठीक है, फ्रेश लाइम वाटर भरना, एकदम अच्छा वाला। ठीक है, तो फ्रेश लाइम वाटर अपने यहाँ पे भर दिया। अब आपको क्या करना है, एक ट्यूब में आपको पिचकारी लगाना। आप जानते हो पिचकारी किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको पिचकारी से एयर भरना है, ऐसे डालना है। ठीक है, एयर डालो, फिर वेट करो, फिर डालो, फिर वेट करो, फिर डालो, फिर वेट करो। तब तक आपको उसमें एयर डालते रहना है जब तक कि वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की ना बन जाए। ठीक है, दूसरे तरफ आपको क्या करना है, अपने माउथ से ऐसे ब्लो करना है, उसको फूंकना है। ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि दोनों में से कौन सा जो लाइम वाटर है वो बहुत जल्दी मिल्की हो गया, और वो होगा आपका ये वाला। ठीक है, तो लाइम वाटर का मिल्क में कन्वर्ट हो जाना, सॉरी मिल्की वे में कन्वर्ट हो जाना ही हमको क्या दिखाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो लाइम वाटर जब भी मिल्की कलर का हो जाता है, समझ जाना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गया है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे जब भी आप फूंकते हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जैसे ही निकला तुरंत एकदम टाइम नहीं लगेगा और मिल्की वे में बदल जाए, सॉरी मिल्की में बदल जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इससे हम करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा इसको पूरा होने में। तो अब अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि व्हाट इज़ द मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स आवर लंग्स, तो आपका क्या आंसर होगा। तो वेरी सिंपल कि कौन सा मेम्ब्रेन है जो बाहर से इसको बाउंड करके रहता है, दैट इज़ प्लूरल कैविटी। ठीक
ठीक है। सेकंड आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पे होती है? वेरी सिंपल, दैट इज एल्विलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या होगा अगर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हो ही ना, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्या हो बच्चों कि अगर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ना हो, तो इसका पता है आंसर क्या होगा? सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे ग्रुप में जुड़ जाओ। वहाँ पे मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स वगैरह सब देता रहता हूँ। आप वहाँ से आकर भी अपने प्रिपरेशन को गियर अप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टॉपिक होगा वहाँ पे आप पूछना, मैं वहाँ पे अपने पर्सनली रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अब देखो, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर पूरे टो तक, पूरे ब्रेन तक, हर एक जगह पर ले जाने का काम किसका होता है भाई? हेमोग्लोबिन का। ध्यान रखना, हमारे पूरे बॉडी में वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो ऑक्सीजन कैरियर कौन है? हेमोग्लोबिन। और हमारे ब्लड में अगर हेमोग्लोबिन ही ना रहे तो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से हमारे टोस तक जाने में 3 साल लगेंगे। एक बार हमने सांस लिया तो यहाँ से वहाँ जाने में 3 साल। क्यों? क्योंकि जब हमारे ब्लड में आरबीसीज नहीं होंगी, डेट मीन्स हेमोग्लोबिन नहीं होंगी, तो उसमें क्या होगा कि हमारा बॉडी जो है फिर डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। और डिफ्यूज़न एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो ध्यान रखना, हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और आरबीसी के अंदर होते हैं हेमोग्लोबिन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और मैं फैक्ट की बात बताता हूँ कि हमारे बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है बच्चों? जल्दी बताओ, आप नीचे कमेंट करो कि वो कौन सी बीमारी है जो हेमोग्लोबिन की कमी से हो जाती है। मैं देखता हूँ कि आप अगर पूरा वीडियो देखे हो तो ज़रूर इसके आंसर आप नीचे कमेंट करोगे, और अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखना, या फिर जो नहीं देख रहे उनको ज़रूर सजेस्ट करना पूरा देखें। अगर इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है कि किस तरीके से रेस्पिरेशन ह्यूमन होता है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है सर, अब उसको बताइए, तो उसके लिए भी मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। अब बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया तो अब क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना पड़ेगा, तो अब ग्रुप में जाओ, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सच में अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलता हूँ ऐसे कोई नेक्स्ट एजुकेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।